यह इंसान के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। कुछ ऐसा जैसे चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था। वे बज एल्ड्रिन के साथ वहां गए थे और चांद की सतह पर 2.5 घंटे बिताए थे। इस प्रोजेक्ट की तैयारी में कुछ साल लग गए थे और एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ जो उपकरण लेकर गए थे उनका वजन 77 किलोग्राम से अधिक था। चांद पर उतरना आसान नहीं था। इतिहास में ऐसे कई प्रयास हुए जो असफल हुए। उदाहरण के लिए अपोलो प्रोग्राम्स में से एक में एस्ट्रोनॉट्स के पास लूनर सरफेस ले जाने के लिए उतना फ्यूल था जो उनको बस 3 दिन में वहां पहुंचा सकता था, लेकिन वे फ्यूल की बचत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वहां पहुंचने में 1 महीने से अधिक का समय लगाया। उनको यह बताने के लिए कोई जीपीएस नहीं था कि असल में वहां कहां उतरना है। स्पेसक्राफ्ट तेजी से ट्रैवल करता है और इसे पर्याप्त जानकारी के बिना वैक्यूम में स्लो होना पड़ता है। लेकिन 1969 से अब तक 12 लोग इस पर जा चुके हैं। चंद्रमा एक लौता ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर मनुष्य अब तक जा चुका है। बाकी का दौरा केवल रोबोट द्वारा किया गया है। लेकिन ये सभी लोग वहां सिर्फ एक छोटी यात्रा के लिए थे। नासा ने चंद्रमा पर मनुष्य की मौजूदगी हमेशा के लिए दर्ज कराने के लिए अपना प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। यह साइंटिफिक रिसर्च में मदद करेगा और यह सीखने का एक अच्छा पॉइंट हो सकता है जिसका कि मंगल या दूसरे स्पेस मिशंस में प्रयोग किया जा सकेगा। कल्पना कीजिए कि आप चंद्रमा पर जाने वाले 13वें व्यक्ति हैं। डरावना सन्नाटा, आपके पैरों के नीचे चांद की धूल और आपके चारों ओर सितारों के साथ एक कभी न खत्म होने वाले आकाश के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आपके पास इस व्यू की तारीफ करने का टाइम नहीं है। लैंडिंग से पहले आपको कई मुद्दों का समाधान करना होगा। सबसे पहले हमारी बॉडी मशीनों की तरह है जो पृथ्वी की कंडीशंस के हिसाब से बनी है, जैसे ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो भोजन हम खाते हैं। हमारा प्लैनेट वह जगह है जहां हम बेहतर तरीके से काम करते हैं। हमारी ग्रेविटी चंद्रमा की तुलना में 6 गुना ज्यादा मजबूत है, जो कि हमारे प्लैनेट की तुलना में लगभग एक वैक्यूम है। आप जो कुछ भी करते हैं ऐसी कंडीशंस में अपनी सांस रोक कर रखना समझदारी नहीं होगी। वैक्यूम आपकी बॉडी से हवा खींच लेगा। आपके शरीर में मौजूद ऑक्सीजन बॉडी के फ्लूइड्स के साथ साथ फैलती है। वे ब्लड वेसल्स और ऑर्गन टिश्यू को पुश करेगी। आपका शरीर, पैर और हाथ वे सभी अपना वर्तमान आकार खो देंगे और गुब्बारे की तरह फूलेंगे, सामान्य आकार से 2 गुना। यदि आप ज्यादा समय तक ऐसे ही रहे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन आप एक्सप्लोड नहीं होंगे। आपकी स्किन काफी इलास्टिक है और यह आपकी बॉडी को एक साथ रखेगी। आपकी बॉडी के संपर्क में आने वाले लिक्विड इवेपोरेट हो जाएंगे। आपकी आंखों की सतह और स्किन सब उबल जाएगा। सलाइवा सचमुच आपकी जीभ पर उबलने लगेगा, लेकिन खून अभी भी तरल होगा। नसों की दीवारें इसे उबलने से बचाएंगी। न एटमॉस्फेयर न ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं। आपके फेफड़ों में पहले से मौजूद ऑक्सीजन जल्दी से चली जाएगी और आपके पास सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके अंगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जो कि आमतौर पर आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो आप बेहोश हो जाएंगे क्योंकि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ये पहले 15 सेकंड में होगा। ब्रेन को काम करने के लिए आपके बॉडी के ब्लड में बची ऑक्सीजन का उपयोग करने में इतना समय लगता है। ज्यादा समय तक ऐसे ही रहेंगे तो फिर बाय बाय। कोई ओजोन परत नहीं, कोई मजबूत मैग्नेटिक फील्ड नहीं। चंद्रमा का एटमॉस्फेयर डेंसिटी में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की उन सबसे ऊपरी परतों के समान है जहां हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसका मतलब है कि आपका शरीर बाहरी अंतरिक्ष से उन सभी खतरनाक आयनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आएगा जिन्हें हम अभी फील नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर की परतें हमें सुरक्षित रखती हैं। पृथ्वी पर हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को ग्रेविटेशनल फोर्स को झेलने के लिए तैयार किया गया है। ग्रेविटी के बिना हम मांसपेशियों को खोना शुरू कर देंगे और हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। यह एक ब्लॉबफिश की तरह होगा। यह एक समुद्री जीव है जो पृथ्वी पर सबसे दुखी जानवर की तरह दिखता है। यह मछली समुद्र की गहराई में रहती है। जब वहाँ नीचे होती है तो यह ज्यादातर दूसरी मछलियों की तरह दिखती है, बस थोड़ी डरावनी। लेकिन जब यह ताजी हवा में निकलती है तो यह फ्लैट हो जाती है और इसका पूरा शरीर कुछ अजीब सैड पुडिंग जैसा दिखता है। यह सब प्रेशर में अंतर के कारण होता है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भारी बदलाव के कारण चंद्रमा आपको एक ब्लॉब फिश जैसा बना देगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होगा जो आपके शरीर को एक साथ पकड़ कर रखे। पृथ्वी पर रहते हुए हवा का एक कॉलम आपकी बॉडी के सरफेस पर लगभग 15 से 20 टन के मास का दबाव डालता है। हम इसे नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि यह एयर पिलर शरीर को सभी तरफ से समान रूप से दबाता है। आपके शरीर के अंदर भी हवा है। आंतरिक दबाव वायुमंडल के समान है। वहाँ लूनर सरफेस पर इसे सपोर्ट करने के लिए बाहर से कोई प्रेशर नहीं है। वहाँ वास्तव में ठंड भी है। तापमान दिन के दौरान 120 डिग्री सेल्सियस से रात होने पर -133 डिग्री सेल्सियस में तेजी से बदल जाता है। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 29 दिनों तक रहता है। इसका मतलब है कि आप 14.5 दिन झेली ना जा सकने वाली रोशनी में बिताएंगे और अगले 14.5 दिन डरावने कॉस्मिक अंधेरे में। आपका शरीर आखिर ठोस रूप से जम सकता है यदि यह रात का समय है, जैसा कि अंतरिक्ष के अन्य स्थानों पर होता है। आप वास्तव में कहाँ हैं? इसके आधार पर यह 12 से 26 घंटों के भीतर हो जाएगा। या आप केवल एक रेगुलर दोपहर के दौरान चंद्रमा का दौरा करते हैं तो आप जलकर राख हो जाएंगे। अपोलो 11 ने जो किया वह करना सही है और दिन चढ़ने से पहले लौट आना बेहतर है। लूनर सरफेस अभी इतना ठंडा नहीं है और ये वो समय भी नहीं है जब वह ज्यादा गर्म हो जाए। अगर आप इन सब से बच भी गए तो हर साल लाखों मीटियोर्स का हमला होता है। चट्टान या धूल के ये सभी छोटे कण बहुत तेजी से चलते हैं या स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट से निकले मलबे का भी चक्कर लगाते हैं। इन परिस्थितियों में मनुष्य 1 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता। चंद्रमा पर थोड़ी देर तक रहने को संभव बनाने के लिए आपको सबसे पहले रेडिएशन से सुरक्षा हासिल करने का ध्यान रखना होगा। आपको पृथ्वी के समान सिम्युलेटेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जरूरत होगी और इसे स्थिर होना चाहिए। आपको अपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बनाए रखना होगा ताकि आपका शरीर न तो जमे और न ही जले। स्पेस के मलबे और कॉस्मिक डस्ट से सुरक्षा, सांस लेने लायक ऑक्सीजन, आपका एक कम्युनिकेशन सिस्टम, पानी, भोजन और शायद कुछ अन्य चीजों की आवश्यकता भी होगी जो आपको सामान्य रूप से कार्य करने के लिए चाहिए। 1982 में नासा ने आउटर स्पेस में अपनी एक्टिविटी के लिए एक एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर मोबिलिटी यूनिट EMU को यूज करना शुरू किया। अभी के आर्टेमिस मिशन ने नई जनरेशन के स्पेस सूट के डेवलपमेंट की जरूरत को बताया। XEMU एक कमाल का नई जनरेशन का सूट है। संभव है कि 1 या 2 साल में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। सूट में सांस लेने और आपके शरीर को एक साथ रखने वाले प्रेशर को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। सूट का एक हिस्सा फॉर्म फिटिंग है, जिसका मतलब है कि यह आपके शरीर के आकार में फिट बैठता है और इसमें एक सिस्टम होता है जो ठंडा पानी रिसीव करता है और फिर पूरे सूट में सर्कुलेट करता है। इस तरह ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बनाए रखता है। पानी गर्मी को अब्सॉर्ब करता है और फिर सूट के दूसरे भाग में चला जाता है। चंद्रमा हमारे प्लेनेट का एकमात्र परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है जो जुपिटर के चंद्रमा आयो के ठीक बाद दूसरा सबसे घनत्व वाला सैटेलाइट है। यह बिग बैंग के नाम की एक टक्कर में बना था। 4.6 अरब साल पहले हमारे प्लेनेट पर मंगल के आकार का एक बड़ा सा स्पेस ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम और सूर्य के अस्तित्व में आने के तुरंत बाद टकराया था। वेपराइज्ड रॉक्स का एक क्लाउड धरती और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स के मिक्स से बना था। यह हमारे प्लेनेट के चारों ओर ऑर्बिट में चला गया और ठंडा हो गया और छोटी ठोस बॉडीज के रिंग में बदल गया। वे बाद में एक साथ हो गए, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा में असामान्य पानी जैसी कुछ ठंडी चीजें होती हैं जो दिन भर गर्म और ठंडी होने पर घूमती और उछलती हैं। पानी तब तक बना रहता है जब तक कि उसका कुछ भाग पिघलकर गर्म न हो जाए और चंद्रमा के वातावरण में समाप्त न हो जाए। पानी फिर तैरता है और फिर उस क्षेत्र में पहुंच जाता है जो सरफेस पर वापस जाने के लिए पर्याप्त ठंडा होता है। चंद्रमा हमेशा हमें एक ही चेहरा दिखाता है। इसके पास वाला हिस्सा बहुत बड़े काले मैदानों से मार्क्ड है। चंद्रमा की सतह पर अभी भी फुटस्टेप्स हैं, क्योंकि अंतिम अपोलो के वर्ष 1972 के बाद से कोई भी वहां नहीं गया है। वहां ज्वालामुखी और भूकंप जैसी कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। उन्हें मिटाने के लिए कोई बारिश या हवा नहीं होती है। क्या आपको नहीं लगता कि अब वहां नए फुटस्टेप्स बनाने का समय हो गया है?